दूरी सब कुछ बदल देती है, न केवल भूगोल बल्कि सोच भी। जब आप एक प्रवासी भारतीय NRI भारत में संपत्ति खरीदने के बारे में सोचते हैं तो देश अक्सर समय में ठहरा हुआ सा लगता है। परिचित सड़कें, जाने पहचाने इलाके, भावनात्मक जुड़ाव का एहसास। खरीदने का निर्णय शायद ही कभी केवल वित्तीय होता है, यह स्मृति, पहचान और दायित्व से जुड़ा होता है। घर वापसी का एक घर, एक ऐसे जीवन में कुछ स्थायी जो गतिशील हो गया है। भावनात्मक जुड़ाव की यही वजह है कि NRI के लिए संपत्ति खरीदना बेहद जोखिम भरा होता है। मैं ऐसे प्रवासी भारतीयों से मिला हूं जिन्होंने अपनी छोटी सी यात्रा के दौरान बैठकों और पारिवारिक रात्रि भोजों के एक सप्ताह के भीतर ही संपत्ति खरीद ली। सीमित समय और तीव्र भावनाओं के कारण निर्णय जल्दबाजी में लिए गए। रिश्तेदारों ने भरोसा दिलाया, दलालों ने सब कुछ संभालने का वादा किया, बिल्डरों ने आत्मविश्वास से बात की, खरीदार ने यह सोचकर उड़ान भरी कि सबसे कठिन काम पूरा हो गया है। कई वर्षों बाद समस्याएं सामने आईं, चुपचाप, असुविधाजनक ढंग से और महंगे तरीके से। प्रवासी भारतीयों के सामने पहली चुनौती सूचना की विषमता है। दूर रहने का मतलब है बिचौलियों, दलालों, रिश्तेदारों, देखभाल करने वालों, संपत्ति प्रबंधकों पर निर्भर रहना। हर कोई वास्तविकता को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करता है। जानकारी देर से या चुनिंदा रूप से मिलती है। देरी को कम करके आंका जाता है, समस्याओं को छोटा करके बताया जाता है। जब तक खरीदार को कुछ गड़बड़ का एहसास होता है तब तक सौदा हाथ से निकल चुका होता है। निर्माणाधीन परियोजनाएं इस जोखिम को और बढ़ा देती हैं। हजारों किलोमीटर दूर से प्रगति की निगरानी करना न केवल कठिन है बल्कि इससे कर्मचारियों की शक्ति भी कम हो जाती है। साइट का दौरा कभी कभार होता है, वो भी नाम मात्र का। दस्तावेजीकरण का काम दूसरों द्वारा संभाला जाता है। समय, क्षेत्र और दूरी के कारण तात्कालिकता कम हो जाती है, जिससे संचार अंतराल और भी लंबा खिंच जाता है। जो बात किसी निवासी खरीदार के लिए तत्काल कार्रवाई का कारण बन सकती है, वो अक्सर किसी प्रवासी के लिए टल जाती है। विदेशी प्रवासी अक्सर किराए की क्षमता को जरूरत से ज्यादा आंकते हैं। ये सोच कि किराया अपने आप आता रहेगा लुभावनी लगती है, लेकिन असल में किराए का प्रबंधन एक सक्रिय काम है। कभी कभी मकान खाली हो जाते हैं, किराएदार अचानक मकान छोड़ देते हैं। मालिक की अनुपस्थिति में रखरखाव संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ती हैं। संपत्ति प्रबंधकों की गुणवत्ता में बहुत अंतर होता है। देखरेख में समय और पैसा लगता है और खरीद के समय इन दोनों बातों का हिसाब नहीं लगाया जाता। फिर आता है निकास का सवाल, जिस पर अधिकांश प्रवासी पर्याप्त रूप से विचार नहीं करते। खरीदना स्थायी लगता है, बेचना अमूर्त लगता है, लेकिन निकास प्रवेश की तुलना में कहीं अधिक परिणाम निर्धारित करता है। जब जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं, जैसे नौकरी में स्थानांतरण, पारिवारिक जिम्मेदारियां, कर संबंधी विचार, विरासत की योजना, तो एक गैर तरल संपत्ति बोझ बन जाती है। भारत में प्रवासी के रूप में संपत्ति बेचना असंभव नहीं है, लेकिन इसमें प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। दस्तावेज पूरी तरह से सही होने चाहिए। संपत्ति के मालिकाना हक में कोई खामी नहीं होनी चाहिए। करों का भुगतान हो चुका होना चाहिए। स्वदेश वापसी के नियमों का पालन होना चाहिए। खरीदारों का धैर्यवान होना आवश्यक है। कोई भी अनियमितता, जैसे कि प्रमाण पत्र का न होना, कोई दर्ज न किया गया परिवर्तन या कोई लंबित विवाद, सब कुछ धीमा कर देती है। जो सौदा शुरू में सीधा साधा लग रहा था, वो सीमा पार समन्वय में महीनों का समय ले लेता है। मैंने देखा है कि प्रवासी भारतीय सिर्फ बाहर निकलने के लिए भारी छूट स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि संपत्ति का मूल्य कम था, बल्कि इसलिए कि इस प्रक्रिया ने उन्हें थका दिया। समय पैसे से भी ज्यादा कीमती हो गया। ये शायद ही कभी शुरुआती गणना का हिस्सा होता है। मैंने जिन सबसे सफल प्रवासी भारतीय खरीदारों के साथ काम किया है, उनका संपत्ति को लेकर नजरिया अलग था। उन्होंने पहले दिन से ही बेचने की योजना बनाकर संपत्ति खरीदी। उन्होंने भावनाओं के बजाय स्पष्टता को प्राथमिकता दी। वादों के बजाय तुरंत रहने योग्य संपत्ति को चुना। नवीनता के बजाय सरल लेआउट को प्राथमिकता दी। छूट के बजाय स्पष्ट स्वामित्व को प्राथमिकता दी। अटकलों से प्रेरित वृद्धि के बजाय पुनर्विक्रय की अच्छी संभावना वाले स्थानों को प्राथमिकता दी। उन्होंने हर चीज को सावधानीपूर्वक दस्तावेज के रूप में रखा। विवाद की आशंका से नहीं, बल्कि दूरी के कारण सुरक्षा की आवश्यकता को देखते हुए। ईमेल सहेजे गए, रसीदें व्यवस्थित रखी गईं, संचार औपचारिक रखा गया। अनौपचारिकता तब सुविधाजनक होती है जब आप पास में रहते हैं। दूर रहने पर यह खतरनाक हो सकती है। अप्रवासी भारतीयों की एक और आम गलती है
अधिकार सौंपने में अत्यधिक व्यापकता। पावर ऑफ अटॉर्नी व्यवस्था व्यावहारिक होते हुए भी सटीक होना आवश्यक है। अस्पष्ट अधिकार दुरुपयोग को बढ़ावा देता है। स्पष्ट दायरा दोनों पक्षों की रक्षा करता है। विश्वास महत्वपूर्ण है। संरचना विश्वास की रक्षा करती है। इस अध्याय का उद्देश्य अप्रवासी भारतीयों को भारतीय संपत्ति से दूर रहने की चेतावनी देना नहीं है। कई अप्रवासी भारतीय अच्छी संपत्ति खरीदते हैं और समय के साथ लाभ कमाते हैं, लेकिन सफल अप्रवासी सोच समझकर निवेश करते हैं। वे पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए नहीं खरीदते, वे एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए खरीदते हैं। निवेश, भविष्य में उपयोग, पारिवारिक सुरक्षा। यही उद्देश्य उनके जीवन के हर पहलू को आकार देता है। यदि आप भारत में संपत्ति खरीदने पर विचार कर रहे एक प्रवासी NRI हैं, तो कीमत पूछने से पहले खुद से 2 सवाल पूछें। मैं इसकी निगरानी कैसे करूंगा और मैं इससे बाहर कैसे निकलूंगा? यदि आपके पास स्पष्ट उत्तर नहीं है तो रुकें। अनिश्चित काल के लिए नहीं, बस इतना समय लें कि आप उनके लिए योजना बना सकें। दूरी से संपत्ति की सुरक्षा नहीं बढ़ती, बल्कि इससे गलतियों को सुधारना और भी मुश्किल हो जाता है। स्पष्ट सोच के साथ खरीदा गया घर एक सहारा बन जाता है। अनुमान के साथ खरीदा गया घर एक दायित्व बन जाता है। अंतर इस बात में नहीं है कि आप कहाँ रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप कितनी समझदारी से निर्णय लेते हैं।